लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर चिल्लाने की आदत पड़ गई है। जिस तरीके से 14-15 बाद भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में वो सीज फायर करवाया है, वो वाला काम कर रहे थे। वही काम किया उन्होंने 23 जून की रात को। एक ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है और अगले 6 घंटे में यह लागू हो जाएगा, 12 घंटे में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। लेकिन इस सीज फायर को ना तो ईरान ने माना और ना ही सीज फायर को इजराइल ने माना। इजराइल का कहना है कि सीज फायर होने के बाद, या फिर ट्रंप ने जो कहा सीज फायर हो गया है, उसके बाद मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर दागी। ईरान का कहना है कि इजराइल ने इस सीज फायर के बाद मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद ट्रंप उखड़े हुए नजर आए। दरअसल ट्रंप का नाटो देशों के साथ एक दौरा है, वहां जाने से पहले जैसे अक्सर वो मीडिया से बातचीत करते हैं, वो बातचीत उन्होंने की और इस बातचीत में जब सीज फायर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो सुनिए ट्रंप किस तरीके से उखड़े हुए नजर आए। I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? ट्रंप ने कहा कि मेरे कहने के बावजूद भी किसी ने भी सीज फायर नहीं माना और इजराइल ने सीज फायर नहीं माना, इसलिए वो इजराइल से बहुत ज्यादा नाखुश हैं। तो ऐसे में सवाल उठ जाता है कि क्या दूसरा यूक्रेन बनने वाला है इजराइल? क्योंकि इजराइल ने ईरान के ऊपर जितने हमले किए उसकी सबकी जानकारी अमेरिका के पास थी। अमेरिका की सहमति के बाद ही हमले की शुरुआत हुई और अब तक 12-13 दिन से जो चल रहा है वो सब अमेरिका की सहमति से चल रहा है। तो क्या जिस तरीके से ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया और $350 बिलियन का मतलब कर्जा बताकर आधे यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, क्या वैसा इजराइल के साथ भी होने वाला है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल मेरा यही है कि क्या ये उखड़े क्यों है महाराज? दोनों देशों से बात नहीं की, सीज फायर का ऐलान कर दिया, और क्या दूसरा यूक्रेन इजराइल बनने वाला है? देखिए, सबसे ज्यादा इस पूरे युद्ध में कोई जीता कोई हारा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको? जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रंप की एक बार फिर भारी बेइज्जती हो गई। जो वो चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे, चौधरी मतलब आप जहां से आते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि एक ऐसा गांव का एक ऐसा आदमी होता है जिसकी बात हर कोई मानता है और वो क्या करता है, वो दूसरों की मांग में भी मामले में भी टांग अड़ा देता है और वो सोचता है कि हम दोनों के बीच सुलह करा दें और हमारी बात सुनी जाए। आम तौर पर ऐसा हो भी जाता है। तो ट्रंप वही बनने चले थे, लेकिन इनके साथ हो गया ठीक उल्टा। अब ट्रंप की बेइज्जती की पूरी सीरीज बन सकती है, बिल्कुल पूरी सीरीज बन सकती है। देखिए, अपने पहले कार्यकाल में ये यू टर्न ट्रंप के नाम से जाने गए। यू टर्न ट्रंप मतलब अब पहले जो बात बोलते थे उससे फिर पता चला कुछ घंटे बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद यू टर्न ले लेते थे। और ठीक ये उसी पैटर्न पर इस बार आगे बढ़ रहे हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की इतनी ज्यादा जल्दी है, इतनी ज्यादा जल्दी में है ये कि ये कुछ भी करा सकते हैं। और अब तो जो इनका लक्षण दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच यही जल्दी में थे कि युद्ध हो और मैं युद्ध रुकवाऊं। मतलब अमेरिका के कुछ पुराने राष्ट्रपतियों को जो प्राइज मिला है वो सोचते हैं कि हम उनकी बराबरी कर ले और इसी चक्कर में ट्रंप अपनी जगहसाई करवा रहे हैं। अब इस मामले में क्या हुआ ये समझने की जरूरत है, और इससे पहले क्या हुआ। भारत पाकिस्तान के मामले में उन्होंने खूब अपना सीना चौड़ा किया कि हमने सीज फायर करा दिया ट्रेड डील के मामले में, ट्रेड डील की धमकी देकर। लेकिन क्या इजराइल के साथ वो ट्रेड डील की धमकी दे सकते थे? पॉसिबल नहीं था। और इतने चालाक है ट्रंप। देखिए, उनकी चालाकी का पिटारा तो कल ही खुल गया था। भारत में कल ही खुल गया, अमेरिका में तो परसों ही खुल गया था कि 19 तारीख को, 21 को हमला हुआ, 19 को मतलब अमेरिका के समय के अनुसार 20 तारीख को हमला हुआ और भारत के अनुसार 21 तारीख को हमला हुआ। लेकिन 19 तारीख को ही ईरान ने अपने सारे न्यूक्लियर साइट्स खाली कर दिए थे, खास तौर पर फोर्डो के। तो एक तो ट्रंप का झूठ वहां पकड़ा गया। दूसरे में क्या, उन्होंने कहा कि फुल सीज फायर, कोई वायलेंस नहीं, प्यार मोहब्बत से रहेंगे दोनों देश, पूरी तरह से सीज फायर। देखिए, और उसके थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ईरान ने इजराइल को ठोक दिया और फिर उसके बाद पलटवार करके इजराइल ने ईरान को ठोक दिया। तो इससे पता चलता है कि जीरो वैल्यू रह गई है ट्रंप की बात का। ना तो इजराइल कोई वैल्यू दे रहा है, ना ईरान कोई वैल्यू दे रहा है, ना भारत इससे पहले कोई वैल्यू दे रहा था। और तो और सोचिए, नॉर्थ कोरिया तक खड़का देता है इनको।
हाँ, ट्रम्प भागे भागे जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया तक हड़का देता है, किम जोंग उन तक इनको इनकी खिड़की खड़काने के लिए तैयार है। हालत ऐसी हो गई है। अब इस पूरे मामले में ट्रंप की इसलिए ज्यादा किरकिरी हो रही है कि उन्होंने इन दोनों देशों के युद्ध में अपने बॉम्बर भेज दिए। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अब देखिए चौधरी बनने वाला क्या करता है, उसके वो दिखा रहा था कि हमारे मसल्स देखो, हमारे सुपर पावर का अंदाज देखो। बॉम्बर भेज दिया, बॉम्बर ने गिरा दिए मिसाइल, और उस बॉम्बर के मिसाइल गिराने के बाद क्या हुआ, आपने उसके 24 घंटे बाद सीज फायर करा दिया। तो आप, और दूसरी बात कि ईरान पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं था। पहले ईरान तो ये मान ही नहीं रहा था कि हम सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर हम सीज फायर करेंगे, ये बात तैयार नहीं था। उसके बाद पता चला कि जब वहां पर अमेरिका को लगा कि थू थू हो जाएगी, तो व्हाइट हाउस ने फिर संपर्क किया ईरान से, और ईरान को एक मैसेज भिजवाया गया कि हम भरोसा देते हैं कि इजराइल अब नहीं करेगा हमला। और उसके कुछ देर बाद फिर देखा गया कि इजराइल ने हमला कर दिया। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि ट्रंप नोबेल प्राइज हासिल करने के चक्कर में वो किसी भी कीमत, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और ये बात इजराइल भी समझ चुका है, ईरान भी समझ चुका है, भारत भी समझ चुका है। और धीरे-धीरे सर एक सवाल मेरे दिमाग में आया बीच में, मतलब जिस तरीके से ट्रंप आए और इन्होंने कहा कि जो और देश युद्ध लड़ रहे हैं वो अमेरिका के युद्ध नहीं है, हम उन युद्धों में नहीं जाएंगे। नाटो देशों में जितना अमेरिका बजट देता है 2% अपना जीडीपी का, वो नहीं देगा अगर बाकी देश नहीं देंगे। यूक्रेन को पैसा देना इसीलिए बंद किया। सर सुनिए, बता देता हूं, नाटो के दौरे पर हैं आप, ये आप जब नाटो का आपने जिक्र किया तो एक चीज इसमें ऐड करना बहुत जरूरी है। अभी आपको पता है, आपने अभी 5-6 घंटे हुए आपने सीज फायर कराया, और नाटो में जाकर आप क्या बोल रहे हैं, अमेरिका ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला, ये जानकारी है आपको? जी, ट्रंप ने कहा है कि भाई साहब सारे नाटो देश तैयार हो जाओ, अपने डिफेंस बजट के 5 से लेकर 15% तक बढ़ाना शुरू कर दो, और हथियार खरीदोगे हमसे। मतलब डील लेकर पहुंच गए। ये ट्रंप इतने बड़े दुकानदार बन चुके हैं, इतने बड़े ये बन चुके हैं दुकानदार, कि इनको हर आपदा में अपने लिए अवसर नजर आ रहा है। अपने लिए वही में आ रहा था कि जो आदमी सिर्फ कुछ घंटे पहले सीज फायर करवा रहा हो, इस चक्कर में कि उसे पीस प्राइज मिल जाए, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, वो हथियार बेचने निकल गया। वो सिर्फ 6 घंटे बाद हथियार बेच रहा था नाटो में, और कह रहा है कि अपने डिफेंस। अरे भाई, कोई देश अपना बजट बनाता है तो अपने हिसाब से बनाता है, और ये नाटो में जाकर सलाह दे रहे हैं कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाओ भाई। इन्हें ये तो नहीं लग रहा है कि ये हमारे महंगे हो रहे हैं, ये तो नहीं लग रहा है कि हमारे हथियार महंगे हो रहे हैं, हमारे हथियार खरीदो, तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, अब ज्यादा हथियार खरीदो। ठीक है। तो अब नाटो देशों के सामने जब ट्रंप ये बात बोल रहे होंगे तो अंदर ही अंदर वो कितने हंस रहे होंगे, आप अंदाजा लगा कर। बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था सर, जिस तरीके से यूक्रेन को साइडलाइन कर दिया गया, अब क्या वही पैसा बचाने के चक्कर में, मतलब इजराइल के साथ ये पूरा गेम किया गया, जिससे कि इजराइल को जो मदद, जो आर्थिक मदद या हथियारों की मदद अमेरिका मुहैया करवाता है, वो ना करवानी पड़े, और इजराइल ईरान के साथ अपनी लड़ाई खुद लड़े। क्या ये जाल तो नहीं बिछाया गया था ट्रंप के द्वारा इजराइल के लिए? इजराइल के लिए एक मजबूरी है कि वो हथियार अमेरिका से खरीदे, और हाल के दिनों में इजराइल ने अपना ट्रेंड बदला है। इजराइल रूस से नहीं खरीद सकता, ये आपको भी पता है। इजराइल या तो फ्रांस, या फिर वो खुद बनाता है, या फिर वो भारत के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहा है। और अब उसने बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको एक भरोसेमंद पार्टनर मिला है भारत के रूप में, तो आप देखेंगे कि इजराइल का सबसे बड़ा जो हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है वो भारत के साथ जॉइंट वेंचर में हो रहा है। और उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें, एयर डिफेंस सिस्टम बनाना हो, टैंक्स बनाना हो, अब जो ड्रोन्स बनाना हो, हमारे यहाँ एमका बन रहा है। इजराइल ने कहा है कि अगर इंजन में दिक्कत होगी हम इंजन देंगे, उसमें उसने मदद की बात की। तो इस तरह से इजराइल और भारत के बीच एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिलेशन बन चुका है। अब यहां से एक बात समझिए कि इस पूरे मामले में अमेरिका की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, ये मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ये बात पढ़ नहीं पाई। अमेरिका ने जिस विमान से, जिस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से बॉम्बार्डिंग की थी ईरान के ऊपर, वो डीकमीशन हो जाएगा 2030 में। और अमेरिका डीकमीशन, और अभी तक ये B-2 बॉम्बर वो किसी को नहीं बेचता था।
आपने ध्यान दिया होगा B2 बॉम्बर अभी तक अमेरिका किसी को बेचता ही नहीं था, उसके रूल में ही नहीं था। लेकिन 2030 में जब ये डीकमीशन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको तो मार्केट चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इजराइल और ईरान वॉर में अमेरिका ने अपनी एक प्रयोगशाला बनाकर अपने B2 बॉम्बर के पावर को दिखाया, क्योंकि पुरानी बात तो लोग भूल जाते हैं और आजकल के युद्ध बड़े एडवांस हो गए हैं। तो आज के युद्ध को, मतलब मॉडर्न युद्ध को, 21st सेंचुरी के युद्ध को चुनते हुए अमेरिका ने ये कहा कि भाई ये देख लो, एक हमारे पास ऐसा भी है, ऐसा भी स्टेल्थ बॉम्बर है जो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद ये दिखाया गया कि भाई 37 घंटे तक वो गुम रहा, हवा में, आसमान में गायब रहा। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चीज़ थी और एक प्रयोगशाला उसके लिए ईरान और इजराइल युद्ध बना। तो जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, अब 2030 के बाद क्या है, अमेरिका अपने हथियारों के मार्केट को बहुत एक्सपैंड करना चाहता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये है कि अभी जितना मार्केट है इससे जस्ट वो डबल करना चाहते हैं अपने मार्केट को। उन्होंने जैसे वो बाहर के देशों को प्रेशर बना रहे हैं कि हमसे हथियार करो। अब सोच कर देखिए ना कि जिस F-35 को वो भारत को बेचने के लिए बेचैन थे, भारत को ऑफर कर रहे थे, उस F-35 की हालत क्या थी आपने देखा? उसे ले जाया गया, उसकी तस्वीर तो हमने दिखाई नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, उसकी जानकारी देता हूँ आपको। पता है, कबाड़ की तरह कार्गो प्लेन में लोड किया गया है, कबाड़ की तरह। जैसे आपके यहाँ कोई बाइक खराब हो जाती है और वो किसी काम की नहीं होती, उसके इंजन अब चेंज नहीं हो सकते हैं, बहुत बेकार हो गई है, तो उसे आप कैसे बेचते हैं? कबाड़ी को बेच देते हैं। और F-35 जो अभी ले जाया गया है, जो तिरुवनंतपुरम में खड़ा था, कुल 9 दिनों तक खड़ा रहा। उसे 3 बार उड़ाने की कोशिश हुई। 30 इंजीनियर्स की टीम यूके और यूएस से आ गई, ठीक नहीं कर पाई। उसके बाद उसे कबाड़ की तरह अपने कार्गो प्लेन में ले गए हैं ये लोग। जो रॉयल नेवी का प्लेन बताया जा रहा था, लेकिन बना तो अमेरिका में है, बना तो अमेरिका में है। तो अमेरिका को अपने हथियारों के मार्केट को बड़ा करना है, और वो अब वो सारी चीजें जो उसके यहाँ तो डीकमीशन हो रही है या डीक्लासिफाइड हो रही हैं, वो उन्हें वो चिपकाना चाहता है, वो दूसरे देशों को चिपकाना चाहता है। अब एक चीज आपको और बता देते हैं, उसने इसका इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ। लेकिन आज हालत ऐसी है कि अगर सीरिया या फिलिस्तीन जाकर अमेरिका को ये कहे कि ये बॉम्बर हमें दे दो, डोनाल्ड ट्रंप 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। उनकी हालत ऐसी है आज, वो यही काम करना चाहते हैं। और वो चाहते कि वो सिर्फ ईरान पर बॉम्बार्डिंग करके वो दुनिया को या फिर इजराइल की मदद नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए मार्केट तैयार कर रहे थे। हाँ, स्पेस बना रहे थे मार्केट और ज्यादा। और वो स्पेस बनाते हुए दुनिया को और खास तौर पर इजराइल के दुश्मन देशों को ये बताना चाहते थे कि यार आओ हमारे पास। बिल्कुल। और इजराइल, मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो भाव नहीं दिया उनके सीज फायर को, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि शायद जो दुनिया की टॉप मतलब इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक है मोसाद, उसने ये बात समझ लिया होगा और नेतन्याहू तक ये रिपोर्ट पहुंच गई होगी। बिल्कुल। तो क्या गुस्से का शिकार होना पड़ेगा नेतन्याहू को ट्रंप के? देखिए, नेतन्याहू को वहां के इजराइल के लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और उनकी बहुत लोकप्रियता है। आपने देखा होगा कि बीच में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक नेतन्याहू को सत्ता से दूर नहीं रखा जा सका। बेनेट आए थे कुछ दिनों के लिए वहां इजराइल में सत्ता में, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक, मुझे लगता है कि 1 साल के आसपास ही चल पाए वो। उसके बाद फिर से नेतन्याहू का दौर ही आया। तो नेतन्याहू ने अपने देश को जीना, लड़ना और लड़कर जीतना सिखाया है। ठीक है। तो ये चीज उनका, ये जो उनका एग्रेशन है, ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ये वहां के यहूदी बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस लड़ाई ने सवाल बहुत सारे छोड़ दिए हैं। सवाल ट्रंप को लेकर बहुत सारे छोड़ दिए, सवाल नेतन्याहू को लेकर बहुत सारे छोड़ दिए, सवाल खमने को लेकर बहुत सारे छोड़ दिए हैं, और इस सब की जड़
में अगर आप जाएंगे तो आपको अमेरिका ही मिलेगा। सर ने जिस हथियारों के मार्केट की बात की, देखिए रशिया का भी पहले एक बड़ा स्टेक हुआ करता था हथियारों की मार्केट पर, लेकिन जब से वो यूक्रेन के साथ युद्ध में गया, चौथे साल में युद्ध में है, तो वो अपना गोला बनाता है, अपना फोड़ता है। दुनिया में लगभग 17% हथियार रशिया बेचा करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे घटकर 6.5-7% पर आ गया है। अब ट्रंप चाहते हैं कि वो जो स्पेस खाली हुआ है, चाइना भी चाहता है उस स्पेस को भरना और अमेरिका भी चाहता है उस स्पेस को भरना, और दोनों के बीच ये होड़ लगी है कि कौन उस स्पेस को जल्दी भरने वाला है। तो क्या ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका के हथियारों की वाकई में एक प्रयोगशाला बनकर रह गई है, या फिर यूक्रेन की तरह इजराइल का भी अमेरिका साथ छोड़ देगा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब आने वाले वक्त के पास है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार।